बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी इकाई का पुनरावर्तन 2 यह पाठ देखेंगे। यह पाठ तो नहीं है, यह एक स्वाध्याय है, बिल्कुल अलग तरह का स्वाध्याय है। तो आओ यह स्वाध्याय हम पूरा करते हैं पुनरावर्तन 2 में। निम्नलिखित शब्दों में कौन से पंचमाक्षर छिपे हुए हैं, सोचो और लिखो। देखो तो हमें ये जो शब्द दिए हैं, पंकज, चंचल, ठंडा, संत, पेरांगूर, पंछी, बंदरगाह, उमंग, तो इन शब्दों में कौन सा पंचमाक्षर छिपा है उसे पहले पहचानना है और बाद में उसी वर्ग के और 2 उदाहरण हमें लिखने हैं। तो आओ देखते हैं पंचमाक्षर और उसके उदाहरण। देखो तो पहला शब्द है पंकज, उसमें छिपा पंचमाक्षर है ग, कंगन और तरंग, ये 2 अन्य उदाहरण हैं। दूसरा शब्द है चंचल, उसमें छिपा है कंगन, मंचन, यह उसके 2 उदाहरण हैं। तीसरा शब्द है ठंडा, उसमें छिपा है न और उसके उदाहरण है कंठ, घमंड। चौथा शब्द है संत, जिसमें छिपा है पंचमाक्षर न और उसके उदाहरण है अंत, बंदूक। पांचवा शब्द है पेरांगूर, जिसमें पंचमाक्षर छिपा है म, इसके उदाहरण विलंब, खंभा। छठा शब्द है पंछी, जिसमें छिपा है अ, पंचायत, पंजा। आगे का शब्द है बंदरगाह, जिसमें पंचमाक्षर है न और उसके 2 उदाहरण हैं चंदन, बंधन। और आखिरी जो शब्द है उमंग, उसमें छिपा है ग, गंगा, पंखा, ये 2 उसके उदाहरण हैं। तो इसी तरह ये जो शब्द है उसमें छिपा जो पंचमाक्षर है और उसी के 2 जो उदाहरण हैं आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेना। प्रश्न दूसरा, पाठ्य पुस्तक में आए संयुक्ताक्षर युक्त 3 शब्द ढूंढो, उनके संयुक्ताक्षर बनने के प्रकारानुसार वर्गीकरण करो, उन शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो आओ हमारे ये सुलभ भारती में आए हुए संयुक्ताक्षर और उनके वाक्य में प्रयोग करते हैं। आओ सबसे पहले संयुक्ताक्षर के बारे में जानकारी लेते हैं। संयुक्त 2 प्रकार के हैं, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? देखो तो जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन वर्ण बन जाता है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। त और र मिलके त्र बनता है, क और श मिलके क्ष बनता है, श और र मिलके श्र बनता है, ज और ग बनके न्य बनता है। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी लेते हैं। कई बार 2 व्यंजनों को जोड़ने से नया व्यंजन, नया अक्षर तो नहीं बनता, पर
उससे पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। बच्चा, सस्ता, तो यहाँ च को चो जोड़ा है और पहला च आधा लिखा है। सस्ता में स को त जोड़ा है और स को आधा लिखा है। तो इस तरह संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। तो आओ हमारे पाठ्य पुस्तक में आए कुछ संयुक्त अक्षर लिखते हैं। आओ हमारे पाठ में आए कुछ संयुक्ताक्षर युक्त शब्द देखते हैं। रक्तदान, शक्ति, वाक्य, पुस्तक, मनुष्य, सन्नाटा, बुद्धिमानी, लड्डू, छुट्टियां, प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति, शर्त। तो इन सारे शब्दों का अब हम वाक्य में उपयोग करते हैं। देखो हम पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर और उसका वाक्य में उपयोग। पहला शब्द है रक्तदान। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। अगला शब्द है शक्ति। एकता की शक्ति से हर कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। वाक्य, गुरुजी ने विद्यार्थियों को वाक्य भेद सिखाया। अगला वाक्य, पुस्तक। पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य को सभी के साथ एकता, शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। आगे का वाक्य, सन्नाटा। आधी रात को हर तरफ सन्नाटा था। बुद्धिमानी। तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी से हर समस्या को सुलझा देते थे। लड्डू। रामदीन ने पुत्री के जन्मदिन पर पूरे गांव में लड्डू बांटे। छुट्टियां। सोहम की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। प्रतिज्ञा। भारत के सिपाही अपने देश की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर बहादुर बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। शर्त। राम ने दौड़ की शर्त जीत ली। उपक्रम। आगे का प्रश्न एक उपक्रम है। प्रतिदिन किसी अपठित गद्यांश पर आधारित ऐसे 4 प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। तो अपठित गद्यांश इसका मतलब पहले हम जान लेते हैं। अपठित शब्द का अर्थ है जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों में नहीं दिए जाते। ये ऐसे गद्यांश होते हैं जिन्हें आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है। इस प्रकार के गद्यांश देकर उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांशों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य पढ़ लें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को रेखांकित कर लें। प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह समझकर सरल भाषा में लिखें। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। उत्तर गद्यांश या काव्यांश से होना चाहिए। उसमें अपने विचार समाहित कर उत्तर नहीं देना चाहिए। सभी उत्तर देने के बाद उन्हें एक बार अवश्य पढ़ लें। आओ हमें जो गद्यांश दिया है उसे पढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है।
रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। आओ इस गद्यांश पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? उत्तर, बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। और प्रश्न, विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते? उत्तर है, जनसंख्या की वृद्धि के कारण विकास कार्य नहीं दिखाई देते। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं? उत्तर है, बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। जनसंख्या के सामने क्या नगण्य सिद्ध हो रहा है? उत्तर, कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह जो गद्यांश दिया है उसे पहले पढ़ना है और जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांशों से लिखने हैं। हमारे मन के उत्तर नहीं लिखने हैं, यह बात जरूर ध्यान में रखना। उपक्रम, प्रति सप्ताह विद्यालय की विशेष उल्लेखनीय घटना सूचना पट्ट पर लिखो। देखो, हमारे स्कूल में कभी कभी कोई उपक्रम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं और उसकी सूचना फलक पर दी जाती है। तो आओ इसी तरह की एक सूचना हम सूचना फलक से पढ़ते हैं। आदर्श विद्यालय सूचना, अंतर विद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता। सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में अंतर विद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 15 जनवरी 2021। स्थान विद्यालय का मंच। समय सुबह 11 बजे। विषय ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे और नुकसान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें क ख ग अध्यक्ष हिंदी साहित्य सभा। अगला उपक्रम है, प्रत्येक सत्र में ग्राफिक्स, वर्ड आर्ट आदि की सहायता से एक एक विषय पर विज्ञापन बनाओ। तो बच्चों, ग्राफिक्स और आर्ट वर्ड ये आपने कंप्यूटर क्लास में जरूर पढ़ा है। आपकी कंप्यूटर टीचर ने आपको ये सब बातें सिखाई है। तो वर्ड आर्ट और ग्राफिक्स में आप कुछ विज्ञापन तैयार करने हैं। आओ मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा दूं कि किस तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं। देखो तो ये कुछ विज्ञापन है, ध्यान से देखना। पहला विज्ञापन आइसक्रीम का है। दूसरा विज्ञापन पूजा
धूप एवं अगरबत्तियों वाला है। तीसरा विज्ञापन निर्मल साबुन का है और चौथा विज्ञापन खुशहाली मोमबत्तियों का है। तो इस तरह अलग अलग विज्ञापन आप हमेशा टीवी पर देखते हो और रेडियो पर सुनते हो और बहुत सारी चीजें जो है आप रोजमर्रा उनका उपयोग करते हो, इस्तेमाल करते हो। तो इसी तरह किसी भी एक चीज को ध्यान में रखकर उसकी इस तरह विज्ञापन तैयार करने हैं। तो आप जरूर इस तरह की अलग अलग विज्ञापन तैयार करेंगे। विज्ञापन तैयार करते समय वह पढ़ने वाले ग्राहक को आकर्षक लगनी चाहिए। विज्ञापन को पढ़कर ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए कि ये चीज जो है, ये वस्तु जो है, ये तो मुझे खरीदनी ही चाहिए। इतनी आकर्षक विज्ञापन अगर आप बनाओगे तो जरूर आपके पास ग्राहक चले आएंगे। विज्ञापन का उद्देश्य तो यही होता है कि ग्राहकों का मन आकर्षित करना और उन्हें उस वस्तु का महत्व बताना। तो आओ और भी कुछ विज्ञापन देखते हैं। देखो तो पहला जो विज्ञापन है, केश पुकार तेल, लंबे और घने बालों के लिए, बालों में जड़ों से मजबूती लाए और आकर्षक बनाए। तो देखो आजकल हर एक को बाल जो है पतले होने की, गिरने की शिकायत होती है। तो इस विज्ञापन को पढ़कर हर किसी को लगना चाहिए, अरे सचमुच यह तेल लगाएंगे तो हमारे बाल लंबे और घने हो जाएंगे। अब दूसरा जो विज्ञापन है, आपकी पसंदीदा पेंसिल लिखे अच्छा चले लंबा, रचना पेंसिल। तो पेंसिल की यह विज्ञापन जो है, देखो तो कितनी आकर्षकता से, कितने अच्छे शब्द का उपयोग करके यह विज्ञापन तैयार किया है। उसके आगे का जो विज्ञापन है, प्रकाश एलईडी सस्ता और टिकाऊ, अंधेरे को उजाले में बदले और बिजली की बचत कराए। तो ये जो एलईडी लाइट्स के जो बल्ब है उसकी यह विज्ञापन है। और इस विज्ञापन में क्या बताया है, यह सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। देखो अभी बल्ब की यह विज्ञापन है तो उसका नाम भी किस तरह दिया है, प्रकाश। बल्ब से लाइट जलाने से क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो समुचित उसका नाम भी यहाँ रखा गया है। आगे का जो है, विकास छाता विक्रेता, मजबूत और टिकाऊ छाता, विभिन्न आकर्षक रंगों में उपलब्ध, छाता ऐसा जिसे सभी पसंद करे। तो देखो यह छाते की विज्ञापन है और किस तरह ग्राहकों को यह आकर्षित करती है। मोहित बैग, आकर्षक रंग और डिजाइनों में, क्या आप सफर पर जा रहे हैं? सुंदर मजबूत पेश है आपके लिए। 3 बैग खरीदने पर चौथा फ्री, शर्तें लागू। घड़ी की दुनिया में क्रांति, ज्योति घड़ी, दिखने में सुंदर साइज बड़ा, हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी, आकर्षक रंग और डिजाइनों में उपलब्ध, सुंदर मजबूत, विशेष छूट, एमआरपी पर 10% छूट, ज्योति घड़ी, छूट सीमित समय के लिए। सेल सेल सेल, प्लाजा कार, अत्याधुनिक सुविधाओं वाली,
सफर सुहाना सुखद बनाए, एकदम आपके बजट में आए। 1200 सीसी पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक। इस सप्ताह खरीदने पर सप्ताह भर का पेट्रोल फ्री। तो इस तरह की आकर्षक विज्ञापन को आपको भी तैयार करना है, जरूर करना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। आगे एक प्रकल्प दिया है, हिंदी की महिला कवयित्री संबंधी जानकारी पर आधारित व्यक्तिगत अथवा गुट में प्रकल्प तैयार करो। तो हमें क्या प्रकल्प तैयार करना है? महिला कवयित्री संबंधी प्रकल्प तैयार करना है। तो आओ देखते हैं प्रकल्प कैसे तैयार करते हैं। कृष्णा भक्त मीराबाई का जीवन परिचय। ये जो प्रकल्प है वो मीराबाई से संबंधित है। मीराबाई यह कवयित्री थी, उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं। तो उनके बारे में हम यह प्रकल्प पूरा करते हैं। प्रकल्प किस तरह लिखा जाता है उसकी थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। जीवन परिचय मीराबाई। पहला, जन्म सन 1498 ई, जन्म स्थान मेड़ता राजस्थान। पिता एवं माता रतन सिंह राठौर तथा वीर कुमारी। दादा राव दुदा। विवाह 1516 ई में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। गुरु संत कवि रैदास। मीरा की भक्ति, कांता, माधुर्य, दाम्पत्य भाव की। निधन सन 1560 में द्वारका में हुआ। तो मीराबाई ने जो बहुत ही सुंदर काव्य लिखे हैं उनमें से कुछ काव्य हम देखते हैं। मीराबाई कवयित्री थी, तो आओ इनकी कुछ रचनाएं पढ़ते हैं। ये जो पहला है बहुत ही सुंदर भजन है, मीराबाई ने लिखा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मार सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चन खूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। मैंने राम रतन धन पायो। और ये जो दूसरी रचना है उसे हम पढ़ते हैं। हरि तुम हरो जन की भीड़, द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। तो इस तरह की रचनाएं
मीराबाई ने बहुत सारे किए हैं। बस आज इस प्रकल्प के दौरान हम उनकी कुछ रचनाएं यहाँ दे रहे हैं। सभी के सभी तो नहीं दे सकते। देखो और कुछ रचनाएं पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई के पद और दोहे अर्थ सहित ऐसे बहुत सारे उपलब्ध है जिसे पढ़कर हम उसके अर्थ समझ सकते हैं। आगे का जो पद है, दरस बिनु दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन। ये एक अलग सी रचना है मीराबाई की। पूरी दुनिया मोह माया में खोई हुई है मेरे कान्हा, बस मैं ही हूँ जिसे तेरी माया जकड़ न पाई। तो इस तरह की और भी कुछ रचनाएं देखते हैं। आओ मीराबाई की और कुछ रचनाएं पढ़ते हैं। प्रभु के रस में डूबकर वे खुद को भूल गई, प्रेम सीढ़ी लगाकर वे प्रभु संग झूम गई। आगे की रचना, एक ही दर पे सर झुके तो सुकून मिलता है, अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके सैकड़ों खुदा होते हैं। तो इस तरह की बहुत ही सरल और बहुत ही भक्तिपूर्ण ऐसी रचनाएं मीराबाई ने की हैं। तो उनका ये परिचय आगे की रचना में हम कर लेते हैं। त्याग कर राजपाट, वैराग्य जीवन को अपनाया, संसार के मोह से दूर हरि कीर्तन में अपना जीवन बिताया, खोकर अपनी सुध-बुध सारी कृष्ण भक्ति को अपने रोम रोम में बसाया, त्याग और समर्पण से अपने आराध्य की पूजा कर देवी जैसा स्थान था पाया, कृष्ण में विलीन होकर वो कहलाई कृष्ण दीवानी मीरा। तो मीराबाई एक राजघराने की थी। उसका विवाह भी एक राजा से हुआ था, लेकिन वह कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसने सब राजपाट छोड़ दिया, वैराग्य के जीवन को अपनाया और अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में उन्होंने समर्पित किया। तो इस तरह यह जो मीराबाई है, कवयित्री है, इसके बारे में हमने ये प्रकल्प तैयार किया है। आप भी किसी और कवयित्री का इसी तरह का प्रकल्प तैयार करना है। भक्ति में भक्त का झुकना अनिवार्य होता है, तभी भगवान को भक्त स्वीकार्य होता है। तो बच्चों, आज हमने अलग तरह के स्वाध्याय जो है वो पुनरावर्तन 2 में पूरे किए हैं। आपको ये सारे स्वाध्याय जरूर अच्छे लगे होंगे और ये जो स्वाध्याय है उनमें हमने आज इस तरह के विज्ञापन को तैयार करना भी सीखा है। तो जरूर इस तरह के विज्ञापन और प्रकल्प आप इस गर्मी की छुट्टियों में पूरे करना। और बच्चों, अब आगे गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाएगी, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं और कुछ कृति युक्त पाठ लेकर आऊंगी। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई जानकारी देने वाले वीडियो के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा।
वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।